1 फरवरी को पेश होगा देश का आम बजट। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को करेंगी संबोधित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में द हरियाणा पॉन्ड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कार्यों की समीक्षा की। प्रथम चरण में 500 गांवों के भूजल को रिचार्ज करने के लक्ष्य को हासिल करने के दिए निर्देश। पानीपत में आयोजित राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार अभियान में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने की शिरकत। कहा, योग है स्वास्थ्य जीवन का आधार। पीएम ने योग को दिलाई अंतर्राष्ट्रीय पहचान। और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कल होने वाले चुनाव की सभी तैयारियां हुई पूरी। करीब 3.5 लाख मतदाता चुनेंगे 39 सदस्य। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। बजट सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा, जबकि निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। बजट से पहले देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। 3 फरवरी के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में द हरियाणा पॉन्ड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान अथॉरिटी के अलावा विकास एवं पंचायत विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, मछली पालन विभाग, लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण समेत कई विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने गिरते भूजल स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रथम चरण में 500 गांवों के भूजल को रिचार्ज करने का लक्ष्य तय करें और इस कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करें। उन्होंने लोगों को जल प्रदूषण का मुकाबला करने का आह्वान करते हुए कहा कि डार्क जोन में अधिक से अधिक पॉन्ड बनाने चाहिए ताकि बरसात के दिनों में पानी का संचय किया जा सके। इससे जहां भूजल स्तर में सुधार होगा, वहीं इस पानी का बरसात के बाद अन्य कार्यों में सदुपयोग हो सकेगा। उन्होंने हांसी बुटाना लिंक नहर को भी वाटर स्टोरेज के लिए प्रयोग करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जल ऑडिट से व्यापक जल प्रबंधन करने के निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र की नदी जोड़ो परियोजना की राज्य से होकर गुजरने वाली नदियों को भी आपस में जोड़ने के लिए रोड मैप तैयार करें। इससे बरसात के दिनों में बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचने और निम्न भूजल स्तर को ऊपर लाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र में अमृत सरिता योजना की परिकल्पना की गई थी। इसके तहत राज्य की सभी नहरों और नदियों के तटबंधों को मजबूत करना है। इस कार्य को मनरेगा योजना के तहत करवाया जा सकता है। उन्होंने नहरों से पानी की चोरी रोकने के लिए भी टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, सोनीपत, रोहतक समेत कुछ अन्य क्षेत्रों में होने वाले जल भराव को ठीक करने हेतु सोलर पंप से जल निकासी का प्रबंध करने के निर्देश देते हुए कहा कि आसपास के क्षेत्र में पॉन्ड बनाकर मछली पालन का व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री को बैठक में जानकारी दी गई कि वाटर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत प्रदेश में कुल 19,716 सरोवर बनाए गए हैं। इनमें से 18,813 गांवों में और बाकी शहरों में हैं। प्रदेश के शिक्षा विभाग एवं योग आयोग के संयुक्त तत्वाधान में आज पानीपत के आर्य कन्या पब्लिक स्कूल में राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार अभियान 2025 के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शिरकत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया है। हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से योग करना चाहिए। वर्तमान के तनाव भरे जीवन में योग ही एकमात्र जरिया है जो विश्व में शांति की स्थापना कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबल प्रयास से आज योग को विश्व स्तर पर प्राथमिकता दी जा रही है।
प्रधानमंत्री के विकसित भारत बनाने के स्वप्न को साकार करने के लिए स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मन होना चाहिए, जिसके लिए योग आवश्यक है। एक बात ध्यान करना कि मैं इसलिए योग कर रहा हूं, इसलिए योग कर रही हूं कि मैं शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक दृष्टि से तो मजबूत बनूं, मगर साथ में मैं एक संकल्प लेता हूं, संकल्प लेती हूं कि मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, विश्व गुरु बनाऊंगी। ये क्षेत्र में जाओगे, उसी क्षेत्र में आप नए कीर्तिमान स्थापित करोगे, नई तरह के काम के साथ भारत को आगे लेकर जाओगे और नए भारत का निर्माण करके दुनिया में कल्याणकारी काम की नींव स्थापित करके अपने विचार को पूर्ण तरह से दुनिया में लागू करके हम भारत को फिर पूरी शान शौकत के साथ, ये गर्व के साथ बोले, भारत माता की जय। कार्यक्रम में शामिल हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य ने कहा कि योग भारत का मूल व दार्शनिक तत्व है। प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस 30 दिवसीय सूर्य नमस्कार अभियान में 50 लाख से अधिक लोगों की सहभागिता की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने योग को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा घोषित किया है। नई शिक्षा नीति में भी योग पर बल दिया गया है। वहीं राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के संयुक्त निदेशक सुनील बजाज ने कहा कि सूर्य नमस्कार के माध्यम से विद्यार्थियों को योग करने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। के सरकारी विद्यालयों में और प्राइवेट विद्यालयों में सूर्य नमस्कार किया जा रहा है। ये 30 दिवसीय अभियान 3 विभूतियों को समर्पित है। लगता है कि लगभग 50 लाख से अधिक हरियाणा के नागरिक इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करने वाले हैं और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है। हरियाणा के जन जन तक पहुंचे इस नाते हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने योग को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा घोषित किया है। इसकी पुस्तकें बन रही हैं और अब ये सीबीएसई में भी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में सम्मिलित हो गया है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी योग पर विशेष बल दिया गया है। सूर्य नमस्कार करके न केवल बच्चे स्वास्थ्य जो है बेहतर होगा, उनका मन भी शांत होगा और उन मन को शांत करने के लिए आज के वातावरण में जैसे बच्चों का ध्यान भटक रहा है, तो एक एकाग्रता बढ़ाने के लिए और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। वहीं सूर्य नमस्कार कर रहे विद्यार्थियों ने कहा कि योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। प्रतिदिन योग करने से हम अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अब से रोज डेली योग करूंगी और मैं अपने परिवार की दृष्टि को भी योग की तरफ बढ़ाऊंगी। आज हमारे स्कूल में योग कार्यक्रम था। मैं सूर्यासन करती हूँ डेली और मुझे आज करके बहुत अच्छा लगा और मैं अपने परिवार को भी इस आसन के बारे में बताऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबकास्ट वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और सूचना प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम के हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आम चुनाव को सुचारू रूप से करवाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कल यानी 19 जनवरी को मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। करीब 3.5 लाख मतदाता 39 सदस्यों का चुनाव करेंगे। इसके बाद शाम को 7 बजे चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। इस कड़ी में आज सिरसा के कलावाली से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। SDM सुरेश रवीश ने कहा कि जिले के सभी वार्डों में कुल 71,491 मतदाता हैं। मतदान केंद्रों पर चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध किया जा चुका है। चारों के लिए RO SDM कालावाली को नियुक्त किया गया है। जैसा आप देख रहे थे, हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं। पार्टियां हमने डिस्पैच कर दी गई हैं। इसमें अगर मैं बूथ वाइज अगर बात करूं आपसे, जैसे रोडी में हमारे 16 बूथ हैं, कालावाली में 11 बूथ हैं, बड़ागुडा में 12 बूथ हैं और पिपली में 8 बूथ हैं। ये हमने बूथ बनाए हैं जहाँ पर वोटिंग होगी। इनके लिए पार्टियाँ आज हमने डिस्पैच कर दी हैं। रिजर्व की पार्टियाँ भी हमारे पास उपलब्ध हैं।
सभी एरियाज़ के लिए सेक्टर ऑफिसर्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स भी हमने लगाए हैं ताकि सुचारू व्यवस्था के साथ हम इलेक्शंस करवा सकें। पुलिस व्यवस्था का भी पूरा प्रबंध किया गया है, एसडीएम्स के साथ डीएसपी स्तर के, एसएचओज की और पोलिंग पार्टीज लेवल पे भी कि वोटिंग की टाइम 5 बजे तक की और 5 बजे के बाद वार्ड वाइज सभी बूथों पे जब वोटिंग हो जाएगी तो एक साथ काउंटिंग शुरू की जाएगी और बूथ पर ही काउंटिंग की जाएगी। फाइनल रिजल्ट्स यहाँ ओडा में ही डिक्लेयर किए जाएंगे। उधर अंबाला में भी हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव के लिए आज वार्ड नंबर 5 में बने मतदान केंद्र के लिए टीमें रवाना हुईं। इससे पहले निर्वाचन अधिकारी सितेंद्र सिवाच ने सदस्यों को ईवीएम व चुनाव संबंधी जानकारियां दी। उन्होंने सभी मतदाताओं से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील करते हुए बताया कि अंबाला छावनी में 11 बूथ बनाए गए हैं। चुनावों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बूथ एस्टेब्लिश करेंगे और कल ये इलेक्शन के लिए अपनी तैयारियां करेंगे। हाँ, हमारे यहाँ 5 कैंडिडेट हैं और जो ईवीएम में एक नोटा, तो कुल मिला के 6 बटन्स, 6 चॉइसेस एक वोटर के पास रहेंगी और जो मतगणना है वो भी बूथ पे होगी और फाइनल रिजल्ट यहाँ से डिक्लेयर किया जाएगा। 11 बूथ, ये वार्ड नंबर 5 के लिए 11 बूथ एस्टेब्लिश किए गए हैं जिनमें कुल मतदाता 11,100 हैं। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है। हर एक मतदान केंद्र पे पुलिस उपलब्ध रहेगी। आज हम अपने पोलिंग पार्टीज को यहाँ से डिस्पैच करेंगे और ये पोलिंग पार्टीज आज स्टे करेंगी इन बूथों पर और फिर कल सुबह 7 बजे हमने निर्धारित किया है कि मॉक पोल्स होंगे। उसके बाद 8 बजे इनके 8 से 5 से जो एक्चुअल पोल है वो होंगी और इन बूथों पे ही हमने डायरेक्ट वहीं से काउंटिंग होगी, डायरेक्टली वही काउंटिंग होनी है। काउंटिंग कर ये हमें यहाँ इन्फॉर्म कर देंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर और फिर एसडीएम साहब जो एआरओ है वो यहाँ अनाउंस करेंगे रिजल्ट। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि रासायनिक खादों व कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है तथा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती अपना कर हम भूमि को गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। प्राकृतिक तौर पर उगाई गई फसलें ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होती हैं तथा बाजार में उनकी कीमत भी अधिक मिलती है। वे कल कृषि विभाग द्वारा यमुनानगर के रादौर में प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कृषि यंत्रों से संबंधित लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती का अर्थ है सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती। रासायनिक खेती से हमारे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है तथा फसल का खर्चा बढ़ने के साथ साथ उपज में भी ठहराव आ गया है। उन्होंने क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया और उन्हें फसलों के अवशेष न जलाने के बारे में भी जागरूक किया। इस अवसर पर विशेषज्ञों द्वारा किसानों व कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं व प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई। विभागों द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं तथा उन योजनाओं को प्राप्त करने के लिए लगने वाले दस्तावेजों के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया। प्रदेश सरकार भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार नकेल कस रही है। इस कड़ी में सिरसा में पंचायती विभाग के जेई लवीश कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पानी की निकासी की पाइप के बिल पास करवाने की एवज में 1,25,000 रुपये की मांग कर रहा था। खूब वाली ढाणी के सरपंच की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए टीम ने जेई को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। एसीबी टीम के डीएसपी अमित बेनीवाल ने बताया कि उन्हें गांव के सरपंच ओम प्रकाश की ओर से शिकायत मिली थी कि जेई लवीश कुमार पानी की निकासी की पाइप के बिल पास कराने के लिए रिश्वत मांग रहा है। अब जेई को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही अमित कुमार ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी कार्य के लिए रिश्वत मांगता है तो टोल फ्री नंबर 1064 और 1800-180-2022 पर कॉल कर तुरंत सूचित करें ताकि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। पंचायती ज़मीन में एक कनाल में गंदे नाले के पानी की निकासी के लिए पाइप डालनी थी और उस पाइप के लिए इन्होंने प्रोसेस करा के जो बिल एस्टीमेट इन्होंने पंचायती राज विभाग के देने थे वो यहाँ जो ये संबंधित जेई जो हमारे आरोपी हैं लवीश कुमार इनको पास के लिए दिए थे। उसकी एवज में इन्होंने ये डिमांड 1,10,000 की बिल पास करने के लिए
ये इन्होंने डिमांड करी थी। वो कोर्ट में हम पेश करेंगे और जो डिमांड थी उसके नियम अनुसार जो भी प्रक्रिया वॉइस सैंपलिंग इत्यादि की है वो अमल में लाई जाएगी। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार की डिमांड करता है रिश्वत की, अपने किसी भी प्रकार का अपने गलत फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी करे तो टोल फ्री नंबर है 1800-180-2022। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश बन गया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में डिजिटल भारत निधि पोषित 4G मोबाइल साइट्स पर संचार साथी मोबाइल ऐप, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 और इंट्रा सर्किल रोमिंग का शुभारंभ किया। उन्होंने दूरसंचार की क्रांतिकारी शक्ति पर बल देते हुए कहा कि ये क्षेत्र अब देश के विकास को संचालित करने वाला क्षेत्र बन गया है। संचार साथी पोर्टल की मदद से गलत तरीके से पंजीकृत और धांधली में भागीदार रहने वाले 3.25 करोड़ फोन को डिस्कनेक्ट किया गया है। 12.5 लाख व्हाट्सएप अकाउंट भी हमने डिस्कनेक्ट किए हैं। इसके पोर्टल की सहायता से चोरी हुए 25 लाख फोन में से अब तक 15 लाख का पता लगा लिया गया है। संचार साथी पहल संरक्षण के रूप में कार्य करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। विश्व व्यापक रही है, जहां 9 करोड़ लोगों ने विजिट किया है। करीब 3.25 करोड़ फोन्स को हम लोग ने डिस्कनेक्ट किए हैं, जो या तो गलत तरीके से रजिस्टर हुए हैं या फ्रॉड में भागीदार रहे हैं। और वहीं 11 लाख म्यूल के अकाउंट्स भी हमने फ्रीज किए हैं और 12.5 लाख व्हाट्सएप अकाउंट्स भी हमने डिस्कनेक्ट किए। हमारे इस पोर्टल से जो अब आपके फोन पे ऐप के रूप में आ चुका है, जो 25 लाख फोन चोरी किए गए थे जिनको डिस्कनेक्ट किया गया, उसमें से 15 लाख भी हमने ट्रेस भी कर लिए। तो टेक्नोलॉजी सुविधा बहुत देती है, पर जैसे कोई भी आविष्कार होता है, कभी कभी गलत लोग भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और हमारा संचार साथी पोर्टल और अब जो ऐप लॉन्च हुआ है, वो एक पहरेदार के रूप में सभी को सुरक्षित रखेगा। संचार साथी मोबाइल ऐप का उद्देश्य तत्काल नागरिक केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 वर्ष 2030 तक उच्च गति के ब्रॉडबैंड और कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। डिजिटल भारत निधि पोषित 4G मोबाइल साइट्स पर इंट्रा सर्कल रोमिंग एक ही टावर से कई दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की सेवा को प्रदान करेगा। इससे उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवा की सुविधा मिलेगी। इस ऐप की सहायता से फ्रॉड वाले कॉल की रिपोर्टिंग आसान होगी। साथ ही ये आम जनता को सीधे अपने मोबाइल फोन के कॉल लॉग से ऐसे नंबर को चिन्हित करने और उसकी रिपोर्ट करने की भी सुविधा देगा। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार विभाग की 2 अन्य पहलों, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के लिए दृष्टिकोण पत्र तथा डिजिटल भारत निधि से वित्त पोषित 4G मोबाइल साइट पर इंस्ट्रा सर्किल रोमिंग की भी शुरुआत की है। डिजिटल क्रांति की तेजी से विस्तार से आम लोगों को आसानी तो हो ही रही है, ये पूरी तरह सुरक्षित भी हो। मोदी सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने चंडीगढ़ स्थित आवास कार्यालय में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को संबोधित विभाग से संपर्क कर आगे की रूपरेखा बनाने के निर्देश किए। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा महिला सरपंचों को उनके संबंधित गांवों की ब्रांड एम्बेसडर बनाने के फैसले की सराहना की। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूती मिलेगी। विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्रुति चौधरी ने कहा कि राज्य में अब तक 4000 आंगनवाड़ी केंद्रों को खेल आधारित शिक्षा और पोषण केंद्र में विकसित किया गया है। अगले 5 वर्षों में 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों को अच्छा पौष्टिक और स्वच्छ आहार उपलब्ध करवाया जाए ताकि बच्चों के पोषण स्तर में सुधार कर स्टंटिंग मुक्त होने वाला हरियाणा पहला राज्य बने। उन्होंने बताया कि 563 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने के लिए केंद्र सरकार से 563 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है।
साथ ही विभाग ने 2307 आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने का एक अन्य प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा है। श्रुति चौधरी ने बताया कि लिंगानुपात में सुधार के लिए डॉक्टरों, झोलाछाप डॉक्टर और दलालों की अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करते हुए 4000 गिरफ्तारियां की गई हैं और आगे भी विभाग की ओर से ऐसे मामले सामने आने पर तुरंत कार्रवाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रयागराज में महाकुंभ के दर्शन करवाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये पहल न केवल सामाजिक समावेशिता और सम्मान को बढ़ावा देगी, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित होगी। प्रदेश सरकार की घोषणा पर खुशी जताते हुए भिवानी के वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि महाकुंभ देश की प्राचीन धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है। जो बुजुर्ग महाकुंभ में अकेले नहीं जा सकते, उनके लिए महाकुंभ में एक अटेंडेंट के साथ निःशुल्क दर्शन सरकार की अच्छी पहल है। और कल ये चंडीगढ़ मीटिंग में बात भी हुई है कि हम सभी बुजुर्ग लोगों को और उनके एक अटेंडेंट को साथ लेके हम जो हमारा त्रिवेणी संगम घाट है ये प्रयागराज में, इसको महाकुंभ का मेला जो चल रहा है, इसमें हमारे जितने भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराएंगे हम उनको यहाँ से भेजने का, उनके सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम करके देंगे। ये बहुत अच्छी पहल है। बूढ़ों के लिए खास तौर से जो सीनियर सिटीजन हैं, अकेले नहीं जा सकते, भाई वृद्ध आदमी के उसके लिए साथ एक अटेंडेंट की भी व्यवस्था की है और आने जाने की सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। इससे ज़्यादा और क्या है। देखो, जो आदमी कभी सोच भी नहीं सकता भाई मैं भी कुंभ नहाऊंगा, उसके लिए सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया है। वहीं भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए थे। अब प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ तीर्थ के भी दर्शन करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। खान की व्यवस्था करनी है, सारी व्यवस्थाएं हम सरकार के माध्यम से करवा रहे हैं। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ के लिए सुरक्षा चाक चौबंद की व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस सर्विलांस कैमरे सही संचालन के लिए 400 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। सभी 2600 कैमरों को ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए जोड़ा गया है। ये कैमरे लोगों की संख्या बताने के लिए हेड काउंट करते हैं। ये कैमरे 300 मीटर दूर खड़ी गाड़ी का नंबर भी बता सकते हैं। इसका सारा रिकॉर्ड क्लाउड पर पहले जाता है, जिसका कोई कहीं भी से भी देख सकता है। इसके अलावा अगर कहीं आग लग जाए तो भी इसकी जानकारी इसके माध्यम से कंट्रोल रूम को मिल जाती है। इसका पूरा रिकॉर्ड महाकुंभ क्षेत्र के कंट्रोल रूम को भी उपलब्ध होता है, जिससे महाकुंभ मेला क्षेत्र की पल पल की जानकारी मिलती रहती है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें से अधिकांश में एआई फैसिलिटीज़ है। उसमें हमने पैरामीटर सेट करके रखे हुए हैं ताकि लगातार उसमें अलर्ट्स हमको मिलते रहें। क्राउड मूवमेंट के बारे में, क्राउड डेंसिटी के बारे में, बैरिकेड जंपिंग के बारे में, फायर एंड स्मोक अलर्ट्स के बारे में। साथ ही साथ टीडीआर ड्रोन्स भी हमने लगाए हुए हैं जो कि ऊंचाई से लगातार हमको फीड देते रहेंगे। इन सभी पैरामीटर्स से हमको अलर्ट्स मिलते रहेंगे। उन अलर्ट्स पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे ताकि कहीं पर भी कोई अव्यवस्था न होने पाए। महाकुंभ में संगम स्नान के अलावा श्रद्धालुओं को गांधी शिल्प प्रसार भी खूब लुभा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों की पारंपरिक कला के स्टॉल भी लगाए गए हैं। कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इन्हें प्रदर्शनी के साथ आने जाने और रहने खाने का खर्च भी देती है। अद्भुत कारीगरी के कलाकृतियों को श्रद्धालु बेहद पसंद कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वहीं मेला क्षेत्र में अलग अलग तरह की तस्वीरें लोगों को लुभा रही हैं। देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ में राष्ट्रीय गांधी शिल्प बाजार प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें देश के अलग अलग क्षेत्र में परंपरागत कारीगरी करने वाले लोगों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, परिधान, लकड़ी के बर्तन और हस्तशिल्प के बेहतरीन नमूने आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से तीर्थ यात्रियों को भारत की समृद्ध कलात्मक परंपराओं की झलक देखने को मिल रही है।
अपने उत्पादों को बेचकर दुकानदार भी खुश हैं। फर्स्ट टाइम है और हम पहली बार आए हैं और ये कला को जो यानी सामने वाला भी नया है, जो समझ रहा है तो ले रहा है, और जो ज्यादातर ये जैसे हमारे बस्तर का कुछ परंपरा है, रीति रिवाज है, उसको चलते हुए ये सब को हम लोग लाए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद पेरिस ओलंपिक की डबल पदक विजेता मनु भाकर व पेरिस पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नवदीप सिंह ने खुशी जताई है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विजेता मनु भाकर ने कहा कि देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित होना मेरे लिए गर्व की बात है। ये पुरस्कार मुझे जीवन में और बेहतर खेल के दिखाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। वहीं अर्जुन अवार्डी नवदीप ने कहा कि वे ये पुरस्कार उन सभी लोगों को समर्पित करते हैं जिन्होंने उनकी यात्रा में सहयोग दिया। नवदीप ने उम्मीद जताई कि वो आगे भी देश के लिए शानदार प्रदर्शन करते रहेंगे। One of the highest, most prestigious award of the country, and definitely it's an honor to receive the prestigious award. And of course, it is an inspiration to work even harder in future and try and win more medals for my country. Well, I have been training for last two and a half months, so on regular basis. Competitions are coming soon, I would say end of this month or next month, yeah. ऑफिशियल मेरे को सम्मान मिला है मेरे पदक का, तो काफ़ी अच्छा लगता है मैडम कि जब इतना प्रोत्साहन होता है, खिलाड़ियों को इतना अच्छा प्रमोट किया जाता है, इससे हमारे लक्ष्य और चेंज होते हैं और हम आगे और बढ़ने का सोचते हैं। और जितना सरकार की तरफ से हमारे ऊपर ध्यान दिया जाता है, फिर हम उसको और दुगना तिगना करके भारत का नाम रोशन करते हैं मैडम इंटरनेशनल सतह पे। जब आप पुरस्कार ग्रहण करने के लिए खड़े हुए जब जा रहे थे, तालियों की तेज गड़गड़ाहट थी, सब कहीं ना कहीं आपको एक हीरो की तरह पहचानते हैं, तो कैसा महसूस हो रहा था जब आप ये पुरस्कार ग्रहण करने के लिए जा रहे थे? प्राउड फील हो रहा था कि जब पूरा देश इतने अच्छे से सेलिब्रेट करता है देश के गोल्ड मेडल को, देश के गोल्ड मेडलिस्ट के लिए इतना खुश होता है, तो मैडम एक मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो चीज़ें मतलब थोड़ी पुरानी चीज़ें याद आती हैं कि जैसे कि जब शुरुआत किया था तब क्या सीन चल रहा था और अभी हाल फिलहाल में कैसे मतलब थोड़ा चेंज हुआ है, सुधार हुआ है देश की तरफ से और जनता की तरफ से, और जो खेल की एक जो पॉजिटिव माहौल दोबारा देश में आया है खेल का ओलंपिक के बाद, तो काफ़ी अच्छा लगता है मैडम जब इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलता है। तो मैम कैसा लगता है कि अचानक से लाइमलाइट में आना सबका कहीं ना कहीं सपना रहता है, इस तरह से नेशनल हीरो बनना, तो इसे आप किस तरह से अब अपना जो व्यक्तित्व है उसे सामान्य बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं? किसी को देख कर प्रिटेंड नहीं करना होता मैडम, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती मैडम। किसे आप ये पुरस्कार समर्पित करना चाहेंगे? मेरी जर्नी में ना काफ़ी लोगों का साथ रहा है, जैसे कोच, फेडरेशन, दोस्त और हमारी साई फैमिली और अन्य काफ़ी चीज़ों का मतलब काफ़ी सपोर्ट रहा है, क्योंकि मैं मतलब मेरे को ग्रो करने में डिफरेंट पर्सन का अलग अलग रोल रहा है मैडम जीवन में, तो उन सबको समर्पित रहेगा क्योंकि उनकी मेहनत से ही मतलब ये सब हो पाया है। कहीं ना कहीं हर एक कण ने जब जिसने गेम को इम्प्रूव करने में साथ दिया है, तो उसको हर किसी को मैम ये समर्पित रहेगा। अर्जुन पुरस्कार आपने जीत लिया है, अगला क्या लक्ष्य आपने निर्धारित किया है अपने लिए? अब अर्जुन पुरस्कार मिल गया, अभी और अच्छा, पहले तो देश के लिए मेडल लेके आएंगे, अभी मेडल और ट्रेनिंग का सोचते हैं मैडम, तो अभी और बेहतर और अच्छा करेंगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स में और फिर आगे बढ़ेंगे मैडम। ये जो पदक है उन्होंने कहा कि कई लोगों का उनकी इस यात्रा में सहयोग रहा है जिन्हें समर्पित करना चाहेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। रोहित शर्मा टीम की कप्तानी संभालेंगे जबकि शुभमन गिल उप कप्तान होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत 6 फरवरी से हो रही है जबकि चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से खेला जाएगा। भारतीय टीम इस प्रकार है जिसमें रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल उप कप्तान रहेंगे। इसके अलावा विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को स्थान मिला है। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जसप्रीत बुमराह का भी टीम में नाम है, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान हर्षित राणा बुमराह को रिप्लेस करेंगे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।